नमस्कार दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं कहानी के अंतिम भाग में, यानी दादी की आखिरी आवाज। दोस्तों, कभी-कभी इंसान चला जाता है लेकिन उसकी आवाज नहीं जाती। 20 साल तक एक पुरानी कैसेट रसोई की दीवार के पीछे छिपी रही। आज पहली बार पूरा परिवार साथ बैठा था और कुछ ही पलों में वे अपनी माँ की आवाज सुनने वाले थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा आखिरी फैसला भी था जो पूरे परिवार की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देगा। आखिर वो फैसला क्या था, आइए जानते हैं। खीर की खुशबू अभी भी पूरे घर में फैली हुई थी। तीनों भाई आरव, नेहा, मीरा, सरस्वती और गांव के कुछ बुजुर्ग सभी उस रसोई में बैठे थे। 20 साल बाद यह कमरा फिर से परिवार की सांसों से भर गया था, लेकिन किसी की नजर खीर पर नहीं थी। सबकी नजर उस पुरानी कैसेट पर थी। समस्या यह थी कि हवेली में अब कोई टेप रिकॉर्डर था ही नहीं। मीरा ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? तभी रघुवीर चौकीदार मुस्कुराए, रुको, शायद भगवान ने आज का दिन पहले से तय कर रखा था। वह बाहर गए। कुछ देर बाद हाथ में धूल से भरा हुआ एक पुराना टेप रिकॉर्डर लेकर लौटे। यह स्कूल के स्टोर में रखा था, मैंने कभी फेंका ही नहीं। कैसेट धीरे से मशीन में डाली गई। आरव का हाथ कांप रहा था। उसने प्ले का बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खरखराहट की आवाज सुनाई दी, फिर बहुत हल्की लेकिन बेहद परिचित आवाज गूंजी, राम राम मेरे बच्चों। बस इतना सुनना था। तीनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। 20 साल बाद उन्होंने अपनी माँ की आवाज सुनी थी। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। अगर तुम सब यह आवाज सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम आखिरकार एक साथ बैठ गए हो। सरस्वती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह फिर से अपनी सबसे प्रिय सहेली के सामने बैठी हो। दादी का पहला संदेश। सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम लोग रो रहे हो तो बस आज तक रो लेना। इसके बाद मेरे नाम पर कभी आंसू मत बहाना। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थी, लेकिन हर कोई मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिर दादी ने एक एक बेटे का नाम लिया। अशोक। बड़े चाचा ने सिर झुका लिया। तू हमेशा सबसे ज्यादा समझदार था, लेकिन बेटा, दर्द अकेले सहना भी एक गलती होती है। अशोक रो पड़े। फिर नाम आया रमेश। मंझले चाचा ने अपने आंसू पहुंचे। उसमें उनके लिए था, तुझे हमेशा डर था कि कहीं तेरा हिस्सा कम ना हो जाए, लेकिन बेटा, जो बांटने से कम हो जाए वह कभी अपना था ही नहीं। फिर कुछ क्षण की खामोशी हुई और फिर आवाज आई, मोहन, यानी आरव के पिता। बेटा, जिस दिन तूने गुस्से में कटोरी फेंकी थी उस दिन मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आया। मुझे बस इतना दुख हुआ कि मेरा सबसे छोटा बेटा अपने दर्द को शब्द नहीं दे पाया। आरव के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। रिकॉर्डिंग कुछ पल के लिए रुक गई। फिर दादी की आवाज आई, इस बार पहले से भी ज्यादा शांत। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। पूरा कमरा बिल्कुल शांत था। जिस दिन रसोई में आग लगी थी वह हादसा नहीं था। आरव ने एकदम सिर उठा लिया। बड़े चाचा ने भी चौंक कर रिकॉर्डर की ओर देखा, लेकिन आग किसी दुश्मन ने नहीं लगाई थी। सब हैरान थे। तो फिर आग किसने लगाई? सच जिसने सबको हैरान कर दिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद दादी बोली, वह आग मैंने खुद लगाई थी। कमरे में जैसे समय रुक गया था। मीरा ने धीरे से कहा, क्या? आरव की सांसें तेज हो गई। क्यों? दादी की आवाज भरा गई। उस स्टोर में तुम लोगों के झगड़े की शुरुआत बने हुए कागज रखे थे।
मुझे लगा अगर कागज नहीं रहेंगे तो शायद रिश्ता बच जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कागज जल जाएंगे, लेकिन दिलों में लगी आग इतने सालों तक जलती रहेगी। पूरा परिवार निशब्द था। अब किसी पर दोष नहीं बचा था। दादी ने किसी को बचाने के लिए खुद अपने ऊपर एक बोझ ले लिया था, जो उन्होंने आखिरी सांस तक किसी को नहीं बताया। रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ। आरव की आंखें भर आई। अगर यह आवाज तुम सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुमने मेरी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। याद रखना, घर ईंटों से नहीं बनता, रसोई मसालों से नहीं चलती, और परिवार खून के रिश्तों से नहीं टिकता। परिवार सिर्फ दो चीजों से चलता है, एक माफी, दूसरे पहला कदम। रिकॉर्डिंग समाप्त होने से पहले दादी ने कहा, अगर तुम सच में मुझे याद रखना चाहते हो तो मेरी तस्वीर पर फूल मत चढ़ाना। सब ध्यान से सुन रहे थे। हर साल मेरी बरसी पर इस रसोई में खीर बनाना और गांव के उन बच्चों को खिलाना जिनके घर में मिठाई सिर्फ त्योहारों पर बनती है। कुछ सेकंड बाद रिकॉर्डर बंद हो गया। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सिसकियां और खीर की मीठी खुशबू। आरव धीरे धीरे उठा। उसने दादी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, फिर पूरे परिवार की ओर मुड़कर देखा। आज से हर साल इस दिन यह रसोई सिर्फ हमारे लिए नहीं खुलेगी। गांव का हर बच्चा हमारे साथ खीर खाएगा। तीनों भाइयों ने बिना कुछ कहे सहमति से सिर हिला दिया। जैसे ही सब लोग रसोई से बाहर निकलने लगे, सरस्वती की नजर दादी की तस्वीर के पीछे रखे एक छोटे लिफाफे पर पड़ी। उस पर लिखा था, इसे तब खोलना जब मेरे घर में फिर से हंसी लौट आए। सरस्वती मुस्कुराई और बोली, लगता है सावित्री ने एक आखिरी चिट्ठी और छिपा रखी थी। आरव ने लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसने उसे तुरंत नहीं खोला, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि कुछ चिट्ठियां पढ़ने से पहले उन्हें जीना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे एक नई शुरुआत बन जाती है। दादी माँ की रसोई फिर से जल चुकी थी, परिवार फिर से एक हो चुका था, लेकिन अभी एक आखिरी चिट्ठी पढ़नी बाकी थी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में, जिसे दादी ने कहा था, इसे तब खोला जब मेरे घर में सिर्फ हंसी फिर से लौट आए। हवेली में आज बिल्कुल अलग माहौल था। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मीरा और गांव के बच्चे मिलकर रंगोली बना रहे थे। रसोई से खीर और हलवे की खुशबू आ रही थी। 20 साल बाद इस घर में फिर से जीवन लौट आया था। आरव ने मुस्कुराकर चारों ओर देखा, फिर उसने वह आखिरी लिफाफा उठाया। पूरा परिवार, सरस्वती, रघुवीर, महेश जी और गांव के कई लोग सब एक जगह बैठ गए। आरव ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था, लेकिन उस पन्ने पर लिखे शब्द पूरी कहानी का सार थे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह चिट्ठी पढ़ी जा रही है तो इसका मतलब है मेरी सबसे बड़ी रेसिपी सफल हो गई। मीरा मुस्कुराई। दादी को पहले से पता था। आरव ने सिर हिलाया और पढ़ने लगा, तुम लोग सोचते रहे कि मैं तुम्हें खीर बनाना सिखा रही थी। नहीं, मैं तुम्हें परिवार बनाना सिखा रही थी। याद रखना, जिस घर की रसोई बंद हो जाती है, उस घर की बातें भी बंद हो जाती हैं। और जिस घर में लोग साथ बैठकर खाना छोड़ देते हैं, वहाँ लोग एक दूसरे को समझना भी छोड़ देते हैं। कमरे में बैठे हर व्यक्ति ने अनानास एक दूसरे की ओर देखा। दादी ने लिखा था, पहली पीढ़ी घर बनाती है, दूसरी पीढ़ी उसे संभालती है और तीसरी पीढ़ी तय करती है कि वह घर बचाएगी या सिर्फ उसकी यादें। आरव ने मीरा की ओर देखा। उसे लगा यह चिट्ठी सिर्फ उसके लिए नहीं, आने वाली हर पीढ़ी के लिए थी। चिट्ठी में आगे लिखा था, सरस्वती, अगर तू यह सुन रही है तो जान ले, तू मेरी बहन नहीं,
मेरी आधी जिंदगी थी। सरस्वती कूद कूद कर रो पड़ी। उसने चिट्ठी को अपने माथे से लगा लिया। महेश, धन्यवाद, तुमने मेरा वचन निभाया। महेश जी ने हाथ जोड़ दिए। धीरे से बोले, सावित्री बहन, आज मेरा बोझ उतर गया। अशोक, रमेश, मोहन, अगर तुम तीनों फिर से साथ बैठ गए हो तो समझो तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो गई। तीनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। इस बार किसी ने हाथ नहीं छोड़ा। चिट्ठी के आखिरी हिस्से में लिखा था, आरव, अब यह रसोई सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं रही। इस गांव की रसोई, इसको बना देना। यहाँ कोई भूखा आए तो खाना लेकर जाए, कोई दुखी आए तो मुस्कुरा कर जाए, और कोई अकेला आए तो परिवार लेकर जाए। आरव ने चिट्ठी बंद की, फिर सबकी ओर देखा। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगे। आज से यह हवेली बिकेगी नहीं, यह स्कूल बंद नहीं रहेगा, और यह रसोई कभी बंद नहीं होगी। बड़े चाचा मुस्कुराए, इसका नाम क्या होगा? मीरा उछलकर बोली, दादी माँ की रसोई। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है। पुराना स्कूल फिर से खुल चुका था। दीवारों पर नए रंग थे। आंगन में बच्चियां खेल रही थी। रसोई में हर रविवार खीर बनती थी। गांव के बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, कोई भी आता तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं थी, वह एक परिवार बन चुकी थी। शाम का समय था। आरव अकेला रसोई में खड़ा था। चूल्हे पर खीर पक रही थी, वही खुशबू जो बचपन में आती थी। उसने दादी की तस्वीर की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। धीरे से बोला, दादी, इस बार रेसिपी भी पूरी है और परिवार भी। तभी मीरा दौड़ती हुई आई। उसने पूछा, पापा, आखिरी सामग्री डाल दी? आरव मुस्कुराया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और खीर में चीनी नहीं बल्कि पहला चम्मच मीरा के हाथों से डलवाया। फिर बोला, बेटा, हर पीढ़ी की अपनी आखिरी सामग्री होती है। मेरी थी माफी, तुम्हारी होगी प्यार। मीरा मुस्कुराई। रसोई में खीर की खुशबू फैल गई। बाहर पूरा परिवार एक ही चौकी पर बैठा हंस रहा था। दोस्तों, हर घर में एक रसोई होती है, लेकिन हर रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता, वहाँ रिश्ते पकते हैं, यादें बनती हैं और परिवार जुड़ते हैं। अगर आपके घर में भी कोई नाराज है तो शायद पहला कदम आप उठा सकते हैं, क्योंकि कई बार एक माफ करना पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको दादी माँ की चिट्ठी कि यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी घर की अधूरी रेसिपी आज पूरी हो जाए। फिर मिलेंगे दादी माँ की एक नई चिट्ठी के साथ। तब तक हमारे चैनल को प्यार देना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना। धन्यवाद।